आज हम लोग इस लेक्चर में अपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो हमने मैथमेटिकल फिजिक्स का सीरीज शुरू किया है उसका ये नेक्स्ट लेक्चर है। उसमें हम लोग वेक्टर अलजेब्रा जो मैथमेटिकल फिजिक्स का ये जो पार्ट ए है इसका यूनिट नंबर 1 वेक्टर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 3 है। पहला लेक्चर इंट्रोडक्टरी था, दूसरा लेक्चर आपको मिल चुका है और ये जो लेक्चर है ये 3rd लेक्चर है। यानी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स का जो पेपर है मैथमेटिकल फिजिक्स एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स उसका पार्ट ए, उसमें भी यूनिट नंबर 1 वेक्टर अलजेब्रा का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसमें जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो टॉपिक है, यहाँ पे देखिए ये आपके ये सिलेबस में मेंशन है। ये जो वेक्टर अलजेब्रा है अभी तक हम लोग स्केलर वेक्टर्स और टेंसर्स कर चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये टॉपिक आप यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है और उसमें हम लोग ये पूरा यहाँ तक का टॉपिक कवर करेंगे जिसमें ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यानी दो सदिशों का जो योग और घटाना होता है उसका ज्यामिति और उसका फिजिकल महत्व क्या है उसे ही इंटरप्रिटेशन को हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो ये है हमारा टॉपिक वेक्टर एडिशन जिसको हम लोग बोलते हैं सदिशों का योग। दो सदिशों, अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो जो सदिश राशियां होती हैं इनको हम लोग नॉर्मल अलजेब्रा के थ्रू नहीं जोड़ घटा सकते, उनको जोड़ने के लिए हमें अलजेब्रा के साथ साथ ज्योमेट्री का भी ध्यान रखना होता है। तो उसी के लिए आज हम लोग ये पढ़ेंगे कि सदिशों को कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी पिंड पे हमने बताया था, मान लीजिए इस दिशा में यहाँ पे 5 न्यूटन का बल लग रहा है और इस यहाँ पे इस दिशा में मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस पॉइंट पे या इस पिंड पे टोटल कितना बल लग रहा है इसको आप डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते कि 5 + 2 7 न्यूटन का आप बल बता देंगे, नहीं, डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। आपको इनको डायरेक्शन का भी ध्यान रख के तभी आप इसको जोड़ सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोग पढ़ेंगे कि किस थ्योरी का यानी किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो दो सदिशों को जोड़ने के लिए हम लोग दो नियम का प्रयोग करते हैं। पहला नियम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसको बोला जाता है सदिश योग का त्रिभुज नियम, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिसको हिंदी में बोला जाता है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। यही दो नियम होते हैं दो सदिशों का योग निकालने के लिए। दोनों नियम से जो आपका आंसर आएगा वो सेम आएगा, बस थोड़ा सा उनमें फर्क होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। इसमें क्या है कि किसी दो सदिश, जैसे देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम यहाँ पे देखिए, मान लीजिए दो सदिश हैं। ये पहला सदिश है ए वेक्टर, ठीक है, ये मैंने बनाया है, ठीक है, आप इसमें ध्यान दीजिए, ये पहला सदिश है आपका ए वेक्टर, और दूसरा सदिश भी एक है बी वेक्टर जो कि यहाँ पे इस प्रकार से बनाया गया है। तो इस नियम का प्रयोग करते वक्त हम लोग दोनों सदिश को पहले किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा द्वारा दर्शाते हैं। यानी ये जो पहला सदिश है आप इसको बना दीजिए, ये ओपी, इसको मान लीजिए ए वेक्टर, और जो दूसरा सदिश है यहाँ से पी से लेके क्यू तक बना दीजिए और इसको मान लीजिए बी वेक्टर। तो इन दो सदिशों को पहले त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं के थ्रू हम लोग अरेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सदिश बी वेक्टर पहले ही से यहाँ था। मान लीजिए ये सदिश ए वेक्टर यहाँ पे है और बी वेक्टर मान लीजिए कहीं और बना था, चलिए मान लीजिए यहाँ पे बना था, ये इस प्रकार से ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो इस नियम का प्रयोग करने के लिए हम इस बी वेक्टर को पैरेलली मतलब समांतर इसको ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे ला देंगे। अब जानते हैं किसी भी सदिश को अगर समांतर रूप से ट्रांसफॉर्म किया जाता है बिना उसका लेंथ चेंज किए तो उस सदिश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अब इस बी वेक्टर को यहाँ से हटा दीजिए, तो ये यहाँ पे ये ए वेक्टर हो गया ओपी वेक्टर और बी वेक्टर हो गया पी क्यू वेक्टर। अब इन दोनों को जोड़ना है। तो ये नियम क्या कहता है कि अगर दो सदिश किसी त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हैं तो उनका जो योग होगा वो उसी त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। समझ में आया? देखिए फिर से बता रहा हूं, यदि दो सदिश ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया,
ये त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा अगर प्रदर्शित होते हो तो इनका जो योग होगा वो परिमाण और दिशा में उसी त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। इसलिए हमने यहाँ पे ये तीसरा भुजा आर वेक्टर बराबर क्या लिख दिया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया? तो इस नियम का हम लोग इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ये एक वेक्टर ले लीजिए ए, ये दूसरा वेक्टर ले लीजिए बी, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर, दोनों को त्रिभुज के क्रमागत भुजा से अरेंज करें। तो क्रमागत भुजा से कैसे अरेंज करेंगे, जहां पे ये पहला वेक्टर खत्म होगा इसका हेड, वहीं से दूसरे वेक्टर को आप शुरुआत कर दीजिए उसका टेल। देखिए वेक्टर का ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है टेल, और ये सामने वाला जो तीर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं हेड। तो आप इस प्रकार से अरेंज कर दीजिए, जहां पहले का हेड खत्म होगा वहां से दूसरे का टेल शुरू होगा। तो अब फिर लास्ट में पहले का आप टेल पकड़ के दूसरे के हेड से इसको जोड़ दीजिए, यही ये नियम होता है, ठीक है ना। अब उसके बाद ये जो बाकी का डायग्राम बताया हूं, ये अभी इस पे थोड़ा वेट करिए, ये थ्योरी के लिए बताए हैं। जैसे मान लीजिए ये दो सदिश था, ए वेक्टर ये बी वेक्टर, तो दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, ये बन रहा है थीटा। देखिए जो ए वेक्टर है इसी को आप लोग आगे इस प्रकार से डॉटेड लाइन से ये बढ़ा दीजिए, तो ये ए वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये बी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया, और दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, थीटा, यानी ए और बी के बीच में कोण है थीटा। बाकी ये पार्ट अभी रुके रहिएगा, ये थ्योरी के लिए, अभी मैं आपको बाद में समझाऊंगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये ए वेक्टर है, तो यहाँ पे हम कैसे इस नियम को अप्लाई करेंगे, ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ये ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर। तो इस प्रकार से हम इसको प्रदर्शित करेंगे। तो इसी के परिणामी को हम आर वेक्टर लिख देते हैं, आर वेक्टर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी वेक्टर। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में इसका योग। इसका परिमाण क्या आता है, आर का मैग्नीट्यूड आता है, इस फॉर्मूले को आप लोग जानते होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, थीटा सदिश ए और बी के बीच का कोण है। ये कैसे आया है, इसकी थ्योरी हम लोग अभी कर रहे हैं। अभी बस मैं बेसिक समझा रहा हूं, दोनों पहले हम लोग नियम ट्रायंगल वाला और पैरेललोग्राम वाला पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद थ्योरी से हम लोग ये इसका परिणामी ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसका जो परिणामी है ए वेक्टर और बी वेक्टर का आर वेक्टर, ये पहले वेक्टर ए से कितना कोण बना रहा है, फाई, और वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं tan फाई इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ये कैसे आया, इसके लिए अभी थोड़ा सा वेट करिए, बस 5 मिनट। तो यहाँ पे देख लीजिए, पूरा ये नोट्स कंप्लीट करने के लिए थीटा क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, और फाई क्या है, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट जो आर आया है दोनों का योग, एंड ए, पहला वेक्टर जो ए है उसके साथ कोण है रिजल्टेंट का, परिणामी का। यहाँ पे ये इसका स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, then the resultant of these two vectors a and b is represented both in magnitude and direction by third side of triangle। देखिए यहाँ पे पढ़ाते वक्त मेरा ध्यान काफी हद तक इस चीज पे है कि आपको प्रॉपर नोट्स मिले। जो लोग सीबीएसई से या इंग्लिश माध्यम में नोट्स चाहते हैं वो इसको नोट कर ले, जो हिंदी माध्यम में चाहते हैं उनका नोट्स यहाँ पे है, ठीक है। तो हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, यदि दो सदिश परिमाण तथा दिशा में त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जाते हों तो उन दोनों सदिशों ए तथा बी का परिणामी सदिश जो होगा वो दिशा तथा परिमाण में त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। देखिए मान लीजिए ये पहला सदिश है ए वेक्टर, फिर यहीं से शुरुआत करिए दूसरा सदिश बी वेक्टर। ये दोनों अगर त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों तो इनका जो परिणामी होगा वो परिमाण और दिशा में त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। इसको हम नाम देंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ में आया। ए और बी का बीच का कोण कैसे निकलेगा, ये ए का दिशा है तो इसको इसी दिशा में आगे बढ़ा दीजिए, ये थीटा हो गया ए और बी के बीच का कोण। अभी इसका थ्योरी हम लोग करते हैं, लेकिन पहले हम लोग ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे लगता है उसको भी देख लेते हैं, फिर इसका दोनों का मिला के एक साथ थ्योरी करेंगे। पैरेललोग्राम में क्या है, थोड़ा सा नियम बदल जाएगा। यहाँ पे ट्रायंगल वाले में मैंने बोला कि यदि दो सदिश त्रिभुज के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों तो यानी यहाँ पे दोनों सदिश एक ही जगह से शुरू होंगे। जैसे मान लीजिए ये पहला सदिश है ए वेक्टर, ठीक है,
और दूसरा सदिश मान लीजिए फिर मैं कहीं और ले लेता हूं, मान लीजिए ये बी वेक्टर यहां दूर है, तो इस नियम को लगाने, देखिए ट्रायंगल वाले नियम को लगाने के लिए इसी बी वेक्टर को आप पैरेलली ट्रांसफॉर्म करके यहां पे लाएंगे इस तरह से ट्रायंगल वाले में, लेकिन पैरेललोग्राम में आप यहां क्रमागत नहीं बनाएंगे, संलग्न, यानी इस बी वेक्टर को उठा के यहीं पे लाइए ओ पे, यानी दोनों सदिश एक ही जगह से शुरू होंगे, तो इसको संलग्न बोला जाएगा। तो अब बात फिर से समझिए, इस नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश, पहला ओपी वेक्टर ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर ओएम वेक्टर बी वेक्टर, तो यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, तो समांतर चतुर्भुज, देखिए फिर से मैं बोल रहा हूं, यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परिमाण और दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, तो ऐसा है, इन दोनों ए और बी वेक्टर को लेते हुए एक समांतर चतुर्भुज बना दीजिए। ये देखिए ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है। यहां ए और बी के बीच का कोण अगेन क्या होगा, ये एंगल होगा थीटा, ठीक है। तो ये थीटा लीजिए। अब देखिए परिभाषा ध्यान से फिर से सुनिए, यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, तो उनका जो परिणामी होगा उसी समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन दोनों सदिशों के यहां पे संलग्न बिंदु से प्रारंभ होता है। समझ में आया? फिर से बता रहा हूं, यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, तो उनका जो परिणामी होगा वो उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। यही ये है समांतर चतुर्भुज का नियम, दो सदिशों को जोड़ने का। तो अब यहां अच्छे से देखिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का कोण क्या है, थीटा है। अब हम इन दोनों को लेते हुए मैंने एक ये समांतर चतुर्भुज बनाया, तो ये बताइए अगर ये बी वेक्टर है तो समांतर चतुर्भुज का ये भुजा भी तो बी वेक्टर हो जाएगा। तो अब बाकी सबको भूल जाइए, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया और ये इन दोनों का योग। तो देखिए कहीं ना कहीं जो पैरेललोग्राम वाला लॉ है, जो समांतर चतुर्भुज का जो नियम है सदिशों का जोड़ने वाला, उसी में त्रिभुज वाला नियम भी छुपा है। अगर इस सदिश को आप यहाँ पे, चूंकि समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा बराबर होंगी, तो इसको बी न मान के अगर मैं इसी को बी ले लूं तो देखिए ये त्रिभुज वाला ही तो नियम बन गया। यानी यहाँ पे ये ए वेक्टर और बी वेक्टर त्रिभुज ओ पी क्यू के दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इनका ये जो तीसरा भुजा है त्रिभुज का, यही इन दोनों का परिणामी होगा। तो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दोनों के दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही डायग्राम में दोनों को देखा जा सकता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। तो देखिए ये पहली भुजा क्या थी, ओपी वेक्टर, तो ये पहली भुजा ओपी और दूसरी संलग्न भुजा ओएम वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा। अच्छा, इसी ओएम को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ क्यू वेक्टर भी लिख सकता हूँ। तो ओएम के जगह सॉरी पी क्यू वेक्टर, ये ओ एम वेक्टर जो है वो पी क्यू वेक्टर दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे ओ एम के जगह पी क्यू वेक्टर और ओपी को ओपी ही रहने दीजिए, तो ओपी प्लस पी क्यू क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप मान रखेंगे यहाँ पे ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ए प्लस बी वेक्टर। अगेन जो ये वेक्टर है उसका परिमाण यही आएगा। ये कैसे आएगा अभी हम लोग पढ़ेंगे। और जो परिणामी है आर वेक्टर, वो पहले वेक्टर ए से कितना कोण बना रहा है, अगर फाई कोण बना रहा है तो tan फाई बराबर ये होगा। ये दोनों में ये सेम ही फॉर्मूला होगा। तो अब हम लोग जल्दी से इसका स्टेटमेंट देख के फिर थ्योरी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर ए एंड बी आर रिप्रेजेंटेड बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब संलग्न, संलग्न साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, देन रिजल्टेंट ऑफ दीज vectors is represented both in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point। समझ में आया? इसको हिंदी में देख लीजिए क्या बोला जाएगा स्टेटमेंट, यदि दो सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परिमाण तथा दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित होते हों, तो उनका परिणामी सदिश दिशा तथा परिमाण में उसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा प्रदर्शित होगा। ये इसका स्टेटमेंट है। ठीक है ना। अब हम लोग इसका प्रूफ पढ़ते हैं। ये जो परिणामी आर देख रहे हैं इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, प्रूफ। तो एक डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा।
ये देखिए ये समांतर चतुर्भुज है और इसी में वो ट्रायंगल वाला भी डायग्राम है। अब क्या करते हैं, यहाँ Q पॉइंट से यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं और ये जो A का डायरेक्शन है इसी को मैं आगे बढ़ा देता हूं N तक। तो यहाँ Q से यहाँ पे जो परपेंडिकुलर लंब ड्रॉ किया जाएगा वो हो गया QN और यहाँ P से लेके ये N इसका आधार। तो यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक समकोण त्रिभुज PNQ दिखाई दे रहा होगा, जिसका जो आधार है वो PN होगा और जो लंब है वो होगा QN। तो इसको हम लोग क्यों चाहिए, देखिए हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, ये परिमाण, यानी एक तरह से देखा जाए तो हमें कर्ण चाहिए। तो एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है समकोण त्रिभुज, ये इसका आधार हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, लंब। हमें इसका परिमाण चाहिए तो हम ये कर्ण जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। इसीलिए हम लोग ये बड़ा वाला ट्रायंगल कंप्लीट कर रहे हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो आपको ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ONQ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना, ONQ। तो इसको हमें कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा, सब इसका आधार और लंब पता होगा तभी तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें O से लेके Q यानी कर्ण का मान निकालना है। तो देखिए इतना O से लेके P तक, यहां से यहां तक तो A वेक्टर है, PN क्या हो जाएगा, देखिए ये है B वेक्टर। तो आप इस ट्रायंगल में, ये छोटा वाला ट्रायंगल PNQ में जब आप cos थीटा लगाएंगे तो आपको PN का मान क्या निकलेगा, B cos थीटा। देखिए cos थीटा बराबर आप लगाएंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार क्या है PN और कर्ण कितना है B। तो आपको PN का मान कितना मिल जाएगा, PN का मान मिल जाएगा B cos थीटा। यही मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग इसके लंब का भी मान निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें Q से लेके N तक का भी जरूरत पड़ेगा। तो उसके लिए आप इसी ट्रायंगल PNQ में आप लोग साइन थीटा लगाइए। तो जब आप साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है QN और यहाँ पे कर्ण क्या हो जाएगा PQ, जो कि B है, ये B है। तो यहाँ QN का मान क्या आ जाएगा, B साइन थीटा आ जाएगा। इन मान को याद रखिएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में। तो देखिए यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाया गया है। देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल ONQ अभी मैंने आप लोगों को दिखाया ना, त्रिभुज ONQ। यहाँ पे देखिए ये बड़ा वाला ट्रायंगल त्रिभुज, ये बड़ा वाला O से लेके N, N से लेके Q, ये पूरा। तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण OQ स्क्वायर बराबर PN स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने इस प्रकार से ये मेंशन कर दिया, यहाँ पे ये OQ स्क्वायर बराबर ON स्क्वायर प्लस NQ स्क्वायर। अब देखिए ON को हम क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PN। ये देखिए यहाँ पे एक बार फिर से देखिए O से लेके N तक को हम दो भागों में बांट देते हैं, यहां से यहां तक OP जो कि A वेक्टर है और P से N क्या है, B cos थीटा, QN क्या है, B sin थीटा। तो इसी मान को यहाँ पे देखिए रख दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये ON को मैंने OP प्लस PN लिख दिया NQ स्क्वायर। तो अभी भी मैंने बताया OQ क्या है, कर्ण है हमारा रिजल्टेंट। तो इसका स्क्वायर बराबर OP को क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ A, और PN अभी B cos थीटा आया है और ये क्या है, लंब जो है वो B sin थीटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए आप इसको ओपन कर दीजिए A प्लस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। तो ये मॉड ऑफ A स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B cos थीटा का स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB cos थीटा, और लास्ट में ये वाला टर्म बचा तो B मॉड में B sin स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग आगे लिखते हैं। तो देखिए ये A स्क्वायर, ये B मॉड में B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा, और ये मॉड में B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म, इस टर्म को ध्यान दीजिए और इस टर्म को, दोनों में B स्क्वायर कॉमन है मॉड में, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। बाकी इस टर्म को वैसे ही रहने दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना मॉड में आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पे चूंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर तो वैसे भी पॉजिटिव आएगा, तो मॉड हटा दीजिए और वेक्टर हटा दीजिए। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, और आर इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो ये जो उनका परिणामी है सदिश A और B का, उसके परिणामी का परिमाण है। अब हम लोग इसमें जो है निकालेंगे कि जो ये रिजल्टेंट है, जो परिणामी है आर वेक्टर, ये पहले वेक्टर जो A वेक्टर है उससे कितना एंगल बना रहा है, तो फाई बना रहा है। तो आप एक काम करिए, ON और Q में आप 10 फाई लगा दीजिए। तो देखिए 10 फाई यहाँ पे लगाएंगे
जब आप tan लगाएंगे tan फाई, तो क्या होता है, tan फाई होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यहाँ पे देखिए QN, तो ये हो जाएगा B sin थीटा और बटे आधार, आधार O से लेके N है, लेकिन O से N पूरा निकालेंगे तो ये OP प्लस PN हो जाएगा, यानी A प्लस B cos थीटा हो जाएगा। तो ये आपका आ गया tan फाई का मान आ गया, और यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर देते हैं tan फाई का मान। तो ये रिजल्टेंट, और जो रिजल्टेंट है वो पहले वेक्टर ए से कितना एंगल बना रहा है वो फाई, और ये दोनों फार्मूला आ गए। यही दोनों फार्मूले को आप लोग याद रखेंगे मेनली, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और उसमें जैसा कि आप लोगों को उसमें सिलेबस में मेंशन किया था, मैंने बताया था कि ये वेक्टर एडिशन तो अपने जगह ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे जो मेंशन किया है वो मेंशन किया है कि जो वेक्टर एडिशन है उसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन। तो आपको बाय ज्योमेट्री भी इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, कि जो वेक्टर एडिशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। यही एक तरह से इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इसी से निकल के आएगा। देखिए, जो वेक्टर एडिशन होता है वो क्रम विनिमय नियम यानी कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर दो सदिश हैं ए वेक्टर, आप ए में बी को जोड़ते हैं तो वो वही आएगा अगर आप पहले बी में किसको जोड़ें, ए को, तो उसका आंसर जो दोनों का आएगा वो सेम ही आएगा। तो उसको प्रूव कैसे करेंगे, बाय ज्योमेट्री। देखिए यहाँ पे मान लीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा, ये चीज मान लीजिए ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले ए में बी को जोड़ते हैं। तो देखिए ए वेक्टर को आप पहले लिखिए, फिर इस बी वेक्टर को आप पैरेलली ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे लाइए। तो पैरेलली ट्रांसफॉर्म करने पे किसी भी वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बी वेक्टर को, लेकिन लंबाई उसका मैग्नीट्यूड उतना ही होना चाहिए। तो ये बी वेक्टर को मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दीजिए। क्या कहता है कि अगर ये पहला वेक्टर ए वेक्टर हो गया और ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ये त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं, तो इनका योग जो है वो तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, जो कि ए प्लस बी बराबर आर वेक्टर आ गया। तो ये आर वेक्टर का डायरेक्शन आप ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले बी वेक्टर को पकड़ते हैं और उसमें ए वेक्टर को हम लोग जोड़ते हैं। यहां पे देखिए, तो पहले आप एक काम करिए, ये बी वेक्टर यहां पे था, तो बी वेक्टर को आप पैरेलली उठा के पहले यहां पे लाइए। अभी हम लोग शुरुआत बी वेक्टर से करेंगे। ये बी वेक्टर को यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर से मैंने पैरेलली उठा के ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, तो ये बी वेक्टर यहाँ पे आ गया, पहले बी वेक्टर। अब ए वेक्टर को यहाँ से उठा के लाइए और पैरेलली इसको ट्रांसफॉर्म करिए। ये ए वेक्टर और ये यहाँ वाला ए वेक्टर दोनों एक दूसरे के समांतर दिखने चाहिए। तो ये मैंने यहां से ये ए वेक्टर को उठा के यहां कर दिया। तो देखिए अब केस बन गया, यदि दो सदिश त्रिभुज के दो क्रमागत भुजा द्वारा प्रदर्शित हो तो इनका जो योग होगा वो त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा, और हम लोग पहले के टेल से दूसरे को हेड को जोड़ देंगे। तो अब आप दोनों की तुलना जरा कीजिए। देखिए इसमें जो आर वेक्टर आया है वो परिमाण और दिशा में वही आ रहा है जो इसमें आया है, यानी आर वेक्टर दोनों केस में सेम आ रहा है, जबकि आपने इसमें पहले ए वेक्टर में बी को जोड़ा है और इसमें पहले बी वेक्टर में ए को जोड़ा है। दोनों सदिश यहाँ पे दिए हुए हैं अलग अलग, बस आप जोड़ते वक्त इन दोनों को समांतर रूप में शिफ्ट करिएगा। ठीक है, समांतर रूप में यहाँ पे शिफ्ट करिएगा और इस प्रकार से शिफ्ट करिएगा कि वो दोनों समांतर रहें और त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाएं बनाइएगा। तो ये यहाँ पे देखिए दोनों, अगर मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करूं तो यहाँ पे देखिए पहला वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर आर वेक्टर, इधर यहां से देखिए बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर बराबर ये भी क्या आ रहा है, आर आ रहा है। यानी दोनों केस में जो रिजल्टेंट है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। तो यहां से आपने प्रूफ कर दिया कि जो ये सदिशों का जो योग होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा इसका प्रॉपर्टी ज्योमेट्रिकली हम देखेंगे कि जो वेक्टर एडिशन होता है वो एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम का भी पालन करता है। तो साहचर्य नियम के लिए आपको तीन सदिश लेना पड़ेगा। साहचर्य नियम क्या कहता है कि मान लीजिए तीन सदिश है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो पहले आप क्या करिए, पहले बी में सी को जोड़िए फिर ए को उसमें जोड़िए, तो उसका जो मान आएगा वो यही आएगा। अगर आप पहले ए में बी को जोड़ दीजिए फिर उसके बाद अगर आप इनमें सी को जोड़ते हैं तो आपका मान क्या आएगा, सेम आएगा। यही होता है साहचर्य नियम, जो कि यहाँ प्रदर्शित किया गया है। ए प्लस ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ये बराबर दोनों आएगा आर वेक्टर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये भी प्रूफ करना बड़ा सिंपल है। पहले यहाँ पे देखिए, जैसे ये तीन वेक्टर में ले लेता हूं, ए वेक्टर
ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर। तो इनका एडिशन करेंगे आप लोग, तो यहां देखिए ये इसके टेल को इसके हेड से जोड़ दीजिए, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर बराबर आर वेक्टर। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका ये हम लोग सॉल्व करते हैं एलएचएस, यानी पहले हम लोग बी और सी वेक्टर को जोड़ेंगे, फिर उसमें ए वेक्टर को जोड़ेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले आप यहां पे देखिए, ये बी वेक्टर लीजिए और ये सी वेक्टर, पहले तो तीनों बना ही दीजिए। देखिए यहाँ पे ये ए वेक्टर बना दीजिए, बी वेक्टर और सी वेक्टर, लेकिन आपको पहले जोड़ना किसको है, पहले आपको बी और सी को जोड़ना है। तो देखिए ये बी और सी को मैंने जोड़ दिया ई वेक्टर। अब ये जो ई वेक्टर आया है यहाँ पे देखिए, ये आपने पहले ई वेक्टर जब आप निकालेंगे ई वेक्टर, तो वो क्या है, अलग से लिखेंगे आप लोग इसको बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब इसमें आप ए वेक्टर को जोड़ दीजिए, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में आप ए जोड़िए, तो देखिए ये ए वेक्टर प्लस ई वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर, और फिर ई का मान यहाँ पे बी प्लस सी वेक्टर लगा दीजिए। तो ये हो गया समीकरण नंबर, इसको आप 1 मान लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं, पहले बी प्लस सी को जोड़ा है, ये ई वेक्टर बनाया है, फिर ई वेक्टर में मैंने ए को जोड़ दिया है, ई वेक्टर में ए को जोड़ा है, तो वो क्या आ गया है, सेम आर वेक्टर आ रहा है। अब इसको हम लोग दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। पहले आप क्या करिए, ए और बी को जोड़िए। तो चलिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो मैं ए और बी को जोड़ देता हूं, तो क्या आता है, डी वेक्टर। अब डी वेक्टर में किसको, सी वेक्टर को जोड़ दीजिए, तो डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर यहां से क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। समझ पा रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे आप लोग यहां से, ये देखिए पहले ए और बी में जोड़ेंगे तो ये डी वेक्टर डॉटेड से आएगा, फिर ये डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा, और फिर यहाँ डी वेक्टर क्या है, ए प्लस बी वेक्टर, तो उसको ब्रैकेट में अलग से लिख दीजिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ए वेक्टर, ये वाला समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसको इस प्रकार से मेंशन कर देंगे, ठीक है, ये आपका यहाँ से हो जाएगा और साहचर्य नियम यहाँ पे प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से इसी वीडियो में सबट्रैक्शन यानी दो सदिशों का घटाना भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी अभी एडिशन पढ़े हैं, इसको मैं अलग से नहीं पढ़ाना चाहता हूं, इसी में देख लेते हैं, ठीक है। थोड़ा लेक्चर लंबा जरूर होगा, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं ताकि अब आगे से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको अलग अलग करें। अभी यहाँ तक बस ये बेसिक चल रहा है। तो सबट्रैक्शन में कोई खास नियम लागू नहीं होता है, सबट्रैक्शन जो है वो नॉर्मल वे में ही होता है। कैसे होता है यहाँ पे समझिए, देखिए मान लीजिए दो सदिश हैं ए और बी वेक्टर, हमें उन दो सदिशों को घटाना है, तो ए में से हम बी को घटाएंगे। तो देखिए मान लीजिए ये एक सदिश है ए वेक्टर और ये दूसरा सदिश क्या है, बी वेक्टर। तो अच्छा एक बात बताइए, ए और बी को हम लोग को जोड़ना होता था तो कैसे जोड़ते थे, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये ट्रायंगल से जोड़ दिए, ये ए प्लस बी वेक्टर बन गया। अब हम लोग एडिशन के ही थ्योरी का जो है वो प्रयोग करके सबट्रैक्शन करेंगे। कैसे, देखिए ए में अगर मैं माइनस बी वेक्टर जोड़ दूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। बात को समझिए, हम लोग एडिशन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर ए में मैं माइनस बी वेक्टर जोड़ दूं तो ए माइनस बी आ जाएगा, तो ए में से बी अपने आप घट जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे ये ऊपर वाला आप मत देखिएगा, इधर देखिए, केवल इस पे ध्यान दीजिए। ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है, मुझे माइनस बी वेक्टर बनाना है। तो अगर ये बी वेक्टर इधर है तो माइनस बी वेक्टर तो जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये अगर बी वेक्टर का ये डायरेक्शन है तो परिमाण में सेम होगा और ये माइनस बी वेक्टर हो गया। अब ये बी वेक्टर को भी भूल जाइए, अब इधर ध्यान दीजिए, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, ये माइनस बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ दीजिए। ये त्रिभुज की पहली भुजा और ये दूसरी क्रमागत भुजा, अब इनका योग त्रिभुज की तीसरी भुजा होगी और वो पहले का टेल और दूसरे के हेड से आप जोड़ दीजिए। तो एडिशन ही हम लोग करेंगे, तो उसको मैं नाम दे दे रहा हूं एस वेक्टर में हमने क्या जोड़ा, ए में किसको जोड़ा, माइनस बी वेक्टर को जोड़ा। तो ये ऑटोमेटिक क्या आ गया, एस बराबर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो इसी थ्योरी का हम लोग प्रयोग करते हैं उसमें सबट्रैक्शन में, एडिशन वाली थ्योरी का। अब यहाँ पे इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो आप इसमें ज्यादा कुछ मत करिए, आप एक काम करिए, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो ये मॉड ऑफ ए माइनस बी का देखिए स्क्वायर हो जाता है, तो कोई भी अगर माइनस में होगा तो उसका स्क्वायर तो वो प्लस में ही आता है, इसीलिए हमने मॉड लगा दिया। अब इसको आप लोग देखिए, ये दो डॉट प्रोडक्ट से हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तब इसका होल स्क्वायर ही तो बन जाएगा। तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए दोनों ब्रैकेट का, ये इस प्रकार से ये आ गया। और ये ए डॉट बी क्या होता है, अभी चूंकि मैं आपको जो है मल्टीप्लीकेशन नहीं पढ़ाया हूं, पर अभी आप याद रखिए ए डॉट बी क्या होता है, वो होता है ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ये अभी आगे आएगा। तो यहाँ पे ये जो है
इसको हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ गया, s बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, एडिशन में यहाँ पे प्लस होता था, ठीक है ना, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि उसी जो r जो एडिशन वाला फॉर्मूला होता था, एडिशन वाला फॉर्मूला देखिए जो होता था r बराबर अंडर रूट में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab यहाँ पे कॉस थीटा होता था। तो b को आप माइनस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये स्क्वायर है तो ये माइनस बी, ये तो प्लस ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आप माइनस बी रखेंगे तो यहाँ पे ये इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा, इसीलिए ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में एक चीज, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अब आप एक ट्रिक बता दे रहा हूं सब्ट्रैक्शन कैसे करना है आपको। अब जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, अब आपको ए में से बी को घटाना है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं, संलग्न वाले में बनाइए। देखिए ये ए वेक्टर है और यहाँ पे ये बी वेक्टर है, ये बी। आपको अगर ए में से बी को घटाना है तो आप तीर बनाइएगा बी से शुरुआत करके ए की ओर, तो ये क्या बन जाएगा, ये ए माइनस बी बन जाएगा। जहां पे ये तीर दोनों आके मिलेंगे वही, यानी ए माइनस बी। अब अगर इसका आपको उल्टा करना हो, बी माइनस ए निकालना है तो बी में से ए को घटाना है, तो ए से तीर का शुरुआत करिए और बी पे खत्म करिए और ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा। ये इस प्रकार से हम लोग सब्ट्रैक्शन निकालते हैं, समझ में। आप इसमें भी इसको अप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिए, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते, यानी ए में से बी घटाएंगे तो वो उसी के बराबर नहीं आएगा जब आप बी में से ए को घटाएंगे, ये चिन्ह पलट जाता है, माइनस आ जाता है। इसीलिए अगर आप यहाँ माइनस लगाएंगे तब दोनों बराबर होगा, पर अगर माइनस नहीं लगाएंगे तो दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से ये सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इसी सीरीज के अगले लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।